एक शरीफ नौजवान जिसे कदम कदम पर संसार किया गया। जालिम माशरे की नाइंसाफियों, करप्ट पुलिस और दौलतमंद बदमाशों ने उसे भी एक गुंडा बनने पर मजबूर कर दिया। और जब एक शरीफ इंसान जराइम पेशा बन जाए तो वो सब गुंडों से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। एक बदकिस्मत नौजवान जिसे जुर्म की दलदल ने एक आतिशफशां बना दिया। बदले की आग में जलते एक शरीफ नौजवान की कहानी। चौधरी बरकत की हवेली जो पुलिस की आमद के बाद वीरान हो गई थी, पुलिस के जाने के बाद उसकी सूरत हाल बदल गई। पुलिस की मौजूदगी में वहां किसी जीरूह का नामो निशान तक नजर नहीं आया था, लेकिन अब वहां जिंदगी के आसार नजर आने लगे थे। हवेली का एक कमरा जिसकी तकरीबन आधी छत गिर चुकी थी, किसी की मौजूदगी का पता दे रहा था। उस कमरे के एक कोने में फर्श का एक हिस्सा इस तरह चाक होने लगा जैसे उसे नीचे से किसी तेज धार छुरी से काटा जा रहा हो। वो तकरीबन 4 मुरब्बा फुट का टुकड़ा था जिसमें एक तारीक खला पैदा हो गया। उसी खला से पहले एक इंसानी सर बरामद हुआ और फिर एक आदमी बाहर निकल आया। उस शख्स ने मोहतात निगाहों से इधर उधर देखा और फिर दबे कदमों चलता हुआ जले हुए दरवाजे से निकलकर बाहर आ गया। वो कुछ देर तक एक जगह रुककर कुछ सुनने की कोशिश करता रहा, फिर तेज तेज कदम उठाता हुआ हवेली से बाहर आ गया और पीपल के एक दरख्त के पीछे छुपकर निस्फ मील दूर गांव और सड़क की तरफ देखने लगा। ये इत्मीनान कर लेने के बाद कि कुर्बो जवार में कोई मौजूद नहीं है, वो तेज तेज कदम उठाता हुआ वापस उसी कमरे में आ गया और उसी खला में सीढ़ियां उतरता हुआ तहखाने में आ गया। इस तहखाने के बारे में किसी को मालूम नहीं था। इसका राज सिर्फ चौधरी बरकत अली को मालूम था या उसके एक बहुत करीबी दोस्त माझा गुज्जर को, जो अक्सर यहाँ आया करता था। तहखाना खासा वसीओ अरीज था। उस वक्त तहखाने में 5 आदमी मौजूद थे। इनमें से एक पेंट शर्ट में था और ऊपर से सुरमई रंग का स्वेटर पहन रखा था। उसकी उम्र 28 के लगभग रही होगी। वो एक सेहतमंद आदमी था। बारीक मूंछों ने उसके चेहरे को खासा वजीह बना दिया था। वो शारिक था। बाकी चारों आदमी चेहरों ही से देहाती, उजड़ और छटे हुए बदमाश लगते थे। उनमें से 3 ने शलवार कमीज पहन रखी थी, जबकि चौथा आदमी धोती बांधे हुए था और खद्दर का कुर्ता पहने हुए। इन चारों की बड़ी बड़ी मूछें थीं, जिनसे इनके चेहरे कुछ और भी खौफनाक हो गए थे। बाहर से आने वाले ने कहा, चले गए हैं वो लोग। दूसरे ने पूछा, लेकिन उन्हें इत्तला कैसे मिली? ये कहकर उसने मशकूक निगाहों से बारी बारी सबको देखा। धोती वाले ने, जिसका नाम मकसूद था, शारिक की तरफ इशारा किया। बोला, इसके अलावा कौन हो सकता है? पहले शख्स ने शारिक को घूरा। क्यों ओए बाबू, हमें ये धंधा करते हुए 15 साल हो चुके हैं। किसी ने इस तरह की गद्दारी नहीं की, और जिस पर हमें शुबा होता है उसे हम इस दुनिया में नहीं रहने देते। सच सच बता दो, अगर तुम बेगुनाह साबित हुए तो तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। शारिक ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, माझे गुज्जर, अगर मुझे मुखबरी करनी होती तो मैं खुद यहाँ ना आता। माझे गुज्जर ने उसे घूरा। बोला, हमने दुनिया देखी है। मुझे 15 साल हो गए हैं ये कारोबार करते हुए। किसी को आज तक भनक नहीं मिल सकी कि मैं यहाँ क्यों आता हूँ और क्या कारोबार करता हूँ। चौधरी बरकत इस कारोबार में मेरा पार्टनर था, लेकिन वो भी आखिर में कुछ डंडी मारने लगा था। मैं अनपढ़ और जाहिल जरूर हूँ, लेकिन कारोबार में बददियानती का कायल नहीं। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो 75 लाख रुपए की डंडी मार रहा था। मैंने उसका पत्ता ही साफ कर दिया। पुलिस आज तक ये पता नहीं चला सकी कि चौधरी बरकत, उसके घर वालों और मेहमानों को मौत की नींद किसने सुलाया था और हवेली को आग किसने लगाई थी। वो तो हमारी शराकत के शुरू का जमाना था और चौधरी बरकत ने बेईमानी शुरू कर दी थी। इस तहखाने की तैयारी पर मैंने भी बड़ा पैसा लगाया था। आग लगने से इसके मैकेनिज्म को बड़ा नुकसान पहुंचा था। बाद में मैंने चोरी छुपे इसे ठीक करवाया और चौधरी बरकत के बेटे को ये पट्टी पढ़ाई कि अब उसे इस मनहूस हवेली में नहीं रहना चाहिए। अब ये हवेली मुकम्मल तौर पर मेरे इस्तेमाल में है। आसपास की बस्तियों के लोग समझते हैं कि ये हवेली आसिफ ज़दा है, इसलिए कोई इस तरफ आने की जरूरत नहीं करता और हमारा कारोबार बड़े इत्मीनान से चल रहा था। लेकिन आज पहली बार पुलिस को इस हवेली पर शुबा हुआ है और ये शुबा बिला वजह नहीं हो सकता। यकीनन इसकी मुखबरी की गई है और मेरे साथियों का भी यही ख्याल है कि मुखबरी करने वाला तुम्हारे सिवा और कोई नहीं हो सकता। शारिक ने कहा, देखो माझे गुज्जर, तुम अच्छी तरह जानते हो कि इस बिजनेस में मेरा भी करोड़ों का सरमाया लगा हुआ है। मैं पुलिस को मुखबरी करके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मार सकता। माझे ने उसे घूरा। बोला, माल कहाँ है? तुम तो माल लेकर यहाँ आने वाले थे, लेकिन तुम खाली हाथ आए और तुम्हारे पीछे ही पीछे पुलिस भी पहुंच गई। शारिक ने कहा, तुम जानते हो कि मैंने एहतियात का दामन कभी हाथ से नहीं छोड़ा। तुमने मुझे माल लेकर यहाँ पहुंचने के लिए कहा था। ये कोई धोखा भी हो सकता था, इसलिए माल मैंने यहाँ से 2 फरलांग दूर पुराने कुएं के पास छुपा दिया था।
और खाली हाथ यहाँ इसलिए आया था कि पहले ये इत्मीनान कर लूं कि मेरे साथ धोखा तो नहीं हो रहा। माझे गुज्जर ने कहा, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाकर गलती की थी शारिक बाऊ, और इसी गलती की वजह से ये हवेली पुलिस की नजरों में आ गई। लेकिन तुम अब यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकोगे। तुम्हारी लाश इसी तहखाने में गड्ढा खोद कर दबा दी जाएगी और किसी को कयामत तक पता नहीं चल सकेगा कि तुम कहाँ गायब हो गए। शारिक ने कहा, माझे गुज्जर, तुम मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? ये कहकर वो अचानक ही दाएं तरफ खड़े आदमी पर झपटा। दूसरे ही लम्हे उस आदमी के हाथों में पकड़ी हुई क्लाशनकोफ शारिक के हाथों में थी। वो गुर्राया, खबरदार, कोई अपनी जगह से हरकत न करे। तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है कि पुलिस को मुखबरी मैंने ही की थी, लेकिन मुझे इस तहखाने का पता नहीं था। अगर मालूम होता तो तुम सब लोग इस वक्त आहनी सलाखों के पीछे बंद होते। माझा गुज्जर चीखा, ओए मकसूद, ताज, पकड़ो इसको। उन लोगों ने अपने हाथों में पकड़ी हुई क्लाशनकोफ राइफलें सीधी करने की कोशिश की, लेकिन शारिक ने बड़ी फुर्ती का मुजाहरा करते हुए उनके पैरों के करीब ब्रस्ट मार दिया। तहखाना गोलियों की आवाज से गूंज उठा। शारिक गुर्राया, ये गोलियां तुम्हारे जिस्म को भी छल नहीं कर सकती थी। अपनी राइफलें फेंक दो। उन्होंने राइफलें फेंक दी। माझे गुज्जर ने खूंखार निगाहों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम हमारे हाथों से नहीं बच सकोगे बाऊ शारिक। शारिक ने मुस्कुराते हुए कहा, इस वक्त तो तुम लोग मेरे रहमो करम पर हो, लेकिन मैं इस वक्त तुम लोगों को नहीं मारूंगा। जिंदा छोड़कर जा रहा हूं ताकि फिर कभी खुले मैदान में तुमसे मुकाबला हो सके। तुम में से कोई अपनी जगह से हिलने की कोशिश न करे। शारिक उल्टे कदमों तहखाने की सीढ़ियां चढ़ने लगा। उसकी राइफल का रुख उन्हीं की तरफ था। आखिरी सीढ़ी पर पहुंचकर उसने कमरे में छलांग लगा दी और दरवाजे की तरफ दौड़ा। उसके साथ ही उसे सीढ़ियों पर दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी। शारिक जले हुए दरवाजे से निकलकर हवेली की टूटी हुई दीवार की तरफ दौड़ा। हवेली की वो दीवार जब तामीर की गई थी तो उसकी बुलंदी 10 फुट के लगभग थी, लेकिन 15 साल की मुद्दत में कई जगहों से दीवार की बुलंदी सिर्फ 4 फुट रह गई थी। लोग दीवारों की ईंटें उखाड़ कर ले गए थे। शारिक दौड़ता हुआ दीवार पर चढ़ गया। दूसरी तरफ कूदना ही चाहता था कि पीछे से एक चीखती हुई आवाज सुनाई दी। वो रहा उस तरफ, गोली मार दो उसे। उसके साथ ही फजा क्लैशनकोफ की आवाज से गूंज उठी। कई गोलियां शारिक के करीब से गुजर गईं। एक गोली उसके हाथ में पकड़ी हुई राइफल पर लगी। उसके हाथ को एक जोरदार झटका लगा और राइफल छूट गई। राइफल दीवार के अंदर की तरफ गिरी थी और शारिक दूसरी तरफ छलांग लगा चुका था। वापस जाकर राइफल उठाने का मौका नहीं था। उसने संभल कर दरख्तों की तरफ दौड़ लगा दी। उसके अकब में फायरिंग की आवाजें गूंज रही थीं, मगर दरख्तों की वजह से वो गोलियों से बचता हुआ दौड़ता रहा। टिब्बे से उतरकर वो खेतों में पगडंडी पर दौड़ने लगा। टिब्बे पर दरख्तों में शोर सुनाई दे रहा था। शारिक ने पीछे मुड़कर देखने की कोशिश नहीं की। वो बेतहाशा दौड़ता रहा। फजा एक बार फिर फायरिंग की आवाज से गूंज उठी, लेकिन शारिक फायरिंग की रेंज से बहुत दूर निकल चुका था। वो दौड़ता हुआ निस्फ मील दूर कच्ची सड़क पर पहुंच गया। उसने मुड़कर देखा, तारीकी में बहुत दूर 2 साए दौड़ते हुए नजर आ रहे थे। शारिक अगर सड़क के साथ साथ दौड़ता रहता तो शादीपुर पहुंच सकता था, लेकिन उस तरफ जाने से तारीकी होने के बावजूद वो नजरों में आ जाएगा। उसने अपने लिए खेतों का रास्ता मुंतखब किया। धान की जवान फसलों में वो अपने आप को मौत के उन फरिश्तों की निगाहों से पोशीदा रख सकता था। अगर वो इसी तरह खेतों में दौड़ता रहे तो शादीपुर वाली सड़क के लिंक रावी रोड पर निकल सकता था। वो बेतहाशा दौड़ता रहा। उसका सांस बुरी तरह फूल चुका था। कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन वो रुकना नहीं चाहता था। रुकने का मतलब अजियतनाक मौत के सिवा कुछ ना होता। वो कई मील तक दौड़ता रहा और बिलाखिर एक नहर ने उसका रास्ता रोक लिया। नहर तकरीबन 10 फुट चौड़ी थी और पानी खासा गहरा था। वो नहर के किनारे पर रुककर हाँफते हुए दाएं बाएं देखने लगा। दोनों तरफ दूर दूर तक नहर पर कोई पुल नजर नहीं आ रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा। बहुत दूर तारीकी में 2 साए दौड़ते हुए नजर आ रहे थे। शारिक अपने तनफ्फुस पर किसी हद तक काबू पा चुका था। वो छलांग लगाकर 10 फुट चौड़ी नहर को उबूर नहीं कर सकता था। मौत के फरिश्ते सर पर पहुंच रहे थे। उसके सामने सिर्फ एक ही रास्ता था। वो नहर में उतर गया। वैसे भी सर्दी अच्छी खासी थी और नहर का पानी बर्फ की तरह ठंडा था। वो कांप कर रह गया, लेकिन उन मौत के फरिश्तों के मुकाबले में ये ठंडा पानी काबिले बर्दाश्त था। पानी उसके सीने तक था। वो आहिस्ता आहिस्ता दूसरे किनारे की तरफ बढ़ता रहा। पानी का बहाव उसे आगे धकेल रहा था। वो पांव जमाने की कोशिश करता हुआ दूसरे किनारे की तरफ बढ़ता रहा। दूसरा किनारा उससे सिर्फ 3 फुट के फासले पर रह गया था और फिर दफतन उसका दिल उछलकर हलक में आ गया। मौत के वो दोनों फरिश्ते करीब पहुंच रहे थे। शारिक तेजी से आगे बढ़ने लगा। नहर के दूसरे किनारे पर झाड़ियां थीं। वो झाड़ियों को पकड़कर बाहर निकलना चाहता था, लेकिन दफतन उसे ख्याल आया कि वो पानी से निकलकर जैसे ही किनारे पर पहुंचेगा, मौत के फरिश्ते उसे गोलियों से छलनी कर देंगे। वो इधर उधर देखने लगा। दाईं तरफ नहर में एक कटाव सा नजर आया। वो किनारे की झाड़ियों को थामता हुआ उस कटाव की तरफ बढ़ने लगा।
ये कटाव तकरीबन 6 फुट खुश्की की तरफ निकला हुआ था। उसके दोनों किनारों पर सरकंडे की गुंजान झाड़ियां थीं। वो झाड़ियां इस तरह अंदर की तरफ झुकी हुई थीं कि खाड़ी तकरीबन छुप कर रह गई थी। शारिक ने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा। दूसरी तरफ नहर के किनारे की ढलान न होने की वजह से वो दोनों अगरचे उसे नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन दौड़ते हुए कदमों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। शारिक खाड़ी में घुस गया। यहाँ पानी उसकी गर्दन तक था, लेकिन वो खाड़ी के बिल्कुल अंदर किनारे से लगकर झाड़ियों में इस तरह छुप गया कि बज़ाहिर उसे देखा नहीं जा सकता था, लेकिन वो झाड़ियों से बाहर देख सकता था। कुछ ही देर के बाद उसे दूसरे किनारे पर 2 साए नजर आए। उन दोनों के पास राइफलें थीं और वो बुरी तरह हाँप रहे थे। एक आवाज सुनाई दी, यहाँ तक तो मैंने उसे देखा था, लेकिन आगे कहाँ जा सकता है वो? दूसरे ने कहा, हो सकता है वो नहर पार करके दूसरी तरफ चला गया हो। लखू डैर ज्यादा दूर नहीं है, अगर वो वहां तक पहुंच गया तो फिर उसे पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। पहली आवाज ने कहा, तो फिर नहर पार करके दूसरी तरफ चलें। दूसरी आवाज ने कहा, यही करना पड़ेगा। तुम माझे गुज्जर को अच्छी तरह जानते हो, अगर शारिक बाऊ बचकर निकल गया तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। पहली आवाज ने कहा, तो फिर चलो उतरो नहर में, सोच क्या रहे हो? शारिक पानी में खड़ा झाड़ियों से उन दोनों की तरफ देख रहा था। वो दोनों नहर में उतर गए। उन्होंने अपनी राइफलें सर से ऊपर उठा रखी थीं। कुछ ही देर में वो दूसरे किनारे पर आ गए। एक आदमी ने कहा, यहाँ तो ऐसे कोई आसार नजर नहीं आते जिनसे ये अंदाजा हो कि वो इस जगह नहर से बाहर निकला होगा। मेरा मतलब है वो इस जगह नहर से बाहर निकला होता तो किनारे पर पानी वगैरह जरूर फैला होता। दूसरे ने कहा, मुमकिन है वो कुछ आगे जाकर नहर से निकला हो। शारिक सांस रोके पानी में दुबका रहा। वो अच्छी तरह जानता था कि अगर उसने तेज सांस ली या जरा सी भी हरकत की तो झाड़ियों की सरसराहट से वो दोनों उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाएंगे और फिर उसकी जिंदगी की कोई जमानत नहीं दी जा सकेगी। उनमें से एक ने कहा, मेरा ख्याल है वो लखू डैर की तरफ ही गया होगा। दूसरे ने जवाब दिया, तो फिर जल्दी करो, हमें हर सूरत में उसे आबादी तक पहुंचने से रोकना है। शारिक खामोशी से उनकी बातें सुनता रहा। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। मौत उसके सर पर खड़ी थी। उसकी जरा सी बेएहतियाती उसकी जिंदगी का चिराग गुल कर सकती थी। ठंडे पानी में खड़े रहने से उसका जिस्म सुन्न हो रहा था, लेकिन मौत के खौफ से वो अपने जिस्म के किसी हिस्से को हरकत नहीं दे सकता था। वो दोनों नहर के किनारे पर चलने लगे। उनके जूतों में पानी भरा हुआ था और चलने से उनके जूतों से शराब शराब की आवाजें सुनाई दे रही थीं। वो आवाजें बतदरीज मादूम होती चली गईं। तकरीबन 10 मिनट के बाद शारिक बड़ी एहतियात से झाड़ियों को इधर उधर हटाता हुआ खाड़ी से बाहर निकल आया। उसके लिबास से पानी धारों की सूरत में नुचड़ रहा था। उसने खड़े होने की कोशिश नहीं की थी। बैठे ही बैठे गर्दन घुमाकर बाईं तरफ देखने लगा। बहुत दूर लखू डैर कस्बे की टिमटिमाती हुई रोशनियां नजर आ रही थी। उसने बैठे ही बैठे जूते उतार दिए और उन्हें औंधा करके रख दिया ताकि उनमें भरा हुआ पानी नुचड़ जाए। वो इतनी देर तक ठंडे पानी में खड़ा रहा था और अब सर्दी से बुरी तरह कांप रहा था। उसने कमीज उतार कर खूब अच्छी तरह निचोड़ी, फिर पतलून भी उतार कर उसे निचोड़ने लगा। पानी नुचड़ जाने से ये हो सकता था कि हवा से कपड़े जल्दी सूख सकते थे, लेकिन कपड़े उतारने से उसकी कपकपाहट बढ़ गई और उसके दांत बजने लगे। उसने निचोड़े हुए कपड़े दोबारा पहन लिए और पानी में तर जूते पहनकर तेज तेज कदमों से खेतों के दरमियान पगडंडी पर चलने लगा। जूते भीग जाने से खासे वजनी हो गए थे और कदम उठाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन वो चलता रहा। चलने से खून की गर्दिश भी तेज होने लगी और वो अपने आप में कुछ हरारत महसूस करने लगा। तकरीबन 1 घंटे के बाद वो पक्की सड़क पर पहुंच गया। सड़क सुनसान और तारीक थी। बाईं तरफ ये सड़क शादीपुर से होती हुई दरोगा वाला के मकाम पर जीटी रोड से जा मिलती थी और दाईं तरफ तवील फासला तय करके दरियाए रावी के पुल तक चली गई थी। शारिक सड़क पर आने से पहले खेतों में टाली के एक दरख्त की आड़ में खड़े होकर बाईं तरफ देखने लगा। बाईं तरफ थोड़े ही फासले पर महमूद बूटी की आबादी थी। शारिक एक बार फिर दाएं बाएं देखने लगा। शादीपुर की तरफ जाना खतरे से खाली नहीं था। वो दोनों आदमी लखू डैर की तरफ गए थे। उस तरफ उनसे सामना होने का अंदेशा था। दाईं तरफ रावी पुल के करीब सब्जी मंडी थी। अगर उसे वहां तक पहुंचने का मौका मिल जाए तो वहां से कोई सवारी हासिल करके वो किसी भी तरफ जा सकता था, लेकिन सब्जी मंडी वहां से कई मील दूर थी और उसमें एक कदम चलने की सकत नहीं रही थी। वो पहले ही कई मील का फासला तय करके आ गया था। उसके जूते और कपड़े कीचड़ में लथपथ थे। वो कुछ देर तक टाली के दरख्त की आड़ में खड़ा रहा, फिर सड़क पर आने की बजाय खेतों में ही दाएं तरफ चलने लगा। अभी वो चंद ही गज दूर चला था कि सड़क पर 2 आदमियों को देख कर चौंक गया। वो दोनों सड़क के दूसरी तरफ नशेब से निकलकर अचानक ही सामने आए थे। तारीकी होने के बावजूद उन दोनों के हाथों में क्लैशनकोफ राइफलें साफ नजर आ रही थीं। शारिक को समझने में देर नहीं लगी कि ये वही दोनों हैं। शारिक एकदम पौधों में दुबक गया। उससे चंद गज आगे किसी गांव की तरफ से आने वाला कच्चा रास्ता था जो पक्की सड़क से जा मिलता था। वो दोनों उसी रास्ते पर आकर रुक गए। उनमें से एक ने कहा,
वो लक्खू डैर या महमूद बूटी की तरफ भी नहीं आया। उस तरफ भी कहीं नजर नहीं आ रहा, कहाँ गायब हो गया। दूसरे ने कहा, हो सकता है वो इस तरफ आया ही ना हो, किसी और तरफ निकल गया हो। एक आदमी ने खेतों की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो देखो, गांव की तरफ से शायद कोई ट्रॉली आ रही है, हो सकता है वो इसमें ही हो। शारिक ने भी गर्दन घुमाकर उस तरफ देखा। वो कोई ट्रैक्टर ट्रॉली ही थी जो इस कच्चे रास्ते पर आ रही थी। ट्रैक्टर के इंजन की आवाज अब साफ सुनाई दे रही थी। उसके हेडलैम्प्स की रोशनियां उछलती हुई नजर आ रही थी, जिसका मतलब था कि वो रास्ता खासा नाहमवार है। शारिक को समझने में देर नहीं लगी कि उस ट्रॉली पर पट्टे वगैरह लदे हुए थे या सब्जी वगैरह जो मंडी ले जाई जा रही थी। वो दोनों आदमी खेतों में रास्ते के दाएं बाएं छुप गए और ट्रैक्टर जैसे ही करीब पहुंचा, वो दोनों खेतों से निकल कर सड़क पर आ गए और राइफलें उठाकर ट्रैक्टर को रुकने का इशारा किया। ट्रैक्टर फौरन ही रुक गया। ट्रैक्टर ड्राइवर बोला, क्या बात है जवानों? वो कोई काश्तकार था। बोला, भाई मेरे पास 50-60 रुपए से ज्यादा कुछ नहीं है। दोनों में से एक ने कहा, हमें तुम्हारे 50-60 रुपए की जरूरत नहीं है, तुम्हारे साथ और कौन है? ट्रैक्टर ड्राइवर ने जवाब दिया, मेरा छोटा भाई है, वो ट्रॉली पर लदे हुए पट्टों पर सवार है। दूसरे आदमी ने कहा, मकसूद तुम ऊपर चढ़कर देखो। शारिक पौधों में दुबका रहा। ट्रॉली का फासला उससे 10-15 फुट से ज्यादा नहीं था। उनकी बातें उसे साफ सुनाई दे रही थीं। वो सांस रोक के पौधों में दुबका रहा। उनमें से एक आदमी ट्रॉली पर लदे हुए पट्टों के गट्ठों पर चढ़ता हुआ नजर आया। गट्ठों के ऊपर सफेद खेस लपेटे कोई आदमी सो रहा था। मकसूद ने राइफल की नाल से उसे टहूका दिया। वो आदमी गड़बड़ा कर उठ गया और फिर मकसूद के हाथ में राइफल देखकर उसके मुंह से हल्की सी चीख निकली। वो हकलाया, कौन हो तुम, क्या बात है? मकसूद बोला, कुछ नहीं, सो जाओ आराम से, अभी दिन नहीं चढ़ा। ये कहते हुए वो नीचे उतर आया। वो शख्स लेटने की बजाय खेस लपेट कर बैठ गया। जाहिर है ऐसी सूरत हाल में वो आराम से नहीं लेट सकता था। मकसूद ने नीचे उतरते ही अपने साथी को बताया, ट्रॉली पर इसके भाई के अलावा और कोई नहीं है। मेरा ख्याल है वो निकल चुका होगा। क्यों ना हम लोग भी इसी ट्रॉली पर सब्जी मंडी की तरफ निकल चलें, हो सकता है वो उसी तरफ गया हो। दूसरे आदमी ने कहा, चलो बैठ जाओ ट्रैक्टर पर। वो साझा था। ट्रैक्टर ड्राइवर ने पूछा, क्या बात है भाई, तुम लोग कौन हो और तुम्हें किसकी तलाश है? मकसूद ने कहा, एक आदमी हमारे चौधरी के घर से जेवरात और एक बड़ी रकम चोरी करके भागा है, हमें उसकी तलाश है। तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा, तुम ट्रैक्टर चलाओ। ट्रैक्टर वाले ने पूछा, कौन से चौधरी के घर से? मकसूद ने कहा, वो भेनी का रहने वाला है, तुम उसे नहीं जानते। ट्रैक्टर ड्राइवर बोला, मैं उसी इलाके का रहने वाला हूँ, किस चौधरी को नहीं जानता? साझा गुर्राया, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, खामोशी से ट्रैक्टर चलाते रहो। उनके हाथों में क्लैशनकोफ राइफलें थीं और काश्तकार ने मजीद बहस करने की जरूरत नहीं समझी। ये लोग खासे खतरनाक लग रहे थे। वो डर रहा था कि कहीं उसे या उसके भाई को नुकसान न पहुंचा दिया जाए, इसलिए वो खामोशी से ट्रैक्टर चलाता रहा।